नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आपका स्वागत है। जनता टीवी की वोट यात्रा आज यमुनानगर जिले में पहुंची है। लगातार हम आपको तमाम जिलों में लेकर जा रहे हैं और उन जिलों की इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या वहां का माहौल है, वहां की जनता क्या चाहती है, किस तरीके के समीकरण हैं, उन समीकरणों पे बात जो है वो जिले में पहुंचकर लोगों से कर रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे उनकी पार्टी का जो स्टैंड है वो जानते हैं। साथ ही साथ जनता जो है वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहती है, क्योंकि जनता की भागीदारी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है और जनता से भी सवाल जो है वो लिए जाते हैं और उसके बाद उनका जवाब जो संबंधित राजनीतिक दल जिनसे जनता सवाल करना चाहती है उनसे जवाब जो है वो लिया जाता है। तो जनता टीवी की जो आज वोट यात्रा है ये यमुनानगर जिले में है और यमुनानगर जिले का क्या सियासी तापमान है ये आप इस वोट यात्रा के माध्यम से नोट कर लीजिएगा। और हमारे साथ जो आज तमाम मेहमान जुड़े हैं इस यमुनानगर की जो वोट यात्रा है उनसे मैं आपका परिचय करवा रहा हूं। डॉक्टर जरनैल सिंह है जो हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से जो है वो जुड़े हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ एडवोकेट दीपक शर्मा जो हैं वो जुड़े हैं। ललित त्यागी जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे। अर्जुन सुडेल जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। इसके अलावा महेंद्र मित्तल जो है वो कांग्रेस के नेता के तौर पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं महेंद्र मित्तल वो भी इस वोट यात्रा में चर्चा में जो है वो शामिल हुए हैं। तमाम जो मेहमान हमारे साथ इस वोट यात्रा में जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा इस वोट यात्रा में हमारे साथ यमुनानगर की जनता भी जुड़ी है और जो ये कार्यक्रम अब वोट यात्रा शुरू हो रहा है इसमें सबसे पहले मैं यमुनानगर की जो यहाँ पर मौजूद जनता है उससे ये अनुरोध करता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जो बात है वो अब की जाएगी और बातचीत में तमाम जो मसले हैं, चाहे यमुनानगर जिले की रादौर विधानसभा सीट है या फिर यहाँ की साडोरा विधानसभा सीट है, जगाधरी विधानसभा सीट है, यमुनानगर विधानसभा सीट है, यानी चारों जो विधानसभा क्षेत्र इस जिले में है उन चारों की बात जो है वो इस वोट यात्रा में होगी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से दीपक शर्मा जी से जानते हैं, सर किस तरीके से इस बार यमुनानगर में आप दावा कर रहे हैं कि 2024 में भी तीसरी बार प्रदेश में आप भाजपा की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन यमुनानगर का सियासी तापमान क्या है? क्योंकि इससे पहले जो 2019 का चुनाव था उसमें यमुनानगर जिले में रादौर जो है वो कांग्रेस के पास है, साडोरा जो है वो कांग्रेस के पास है, यमुनानगर और जगाधरी बीजेपी के पास है, लेकिन 2024 में इन चारों सीटों पर इस जिले में क्या समीकरण है? नमस्कार। सर्वप्रथम तो आपको और सभी आपके दर्शकों को, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सदैव विकास की राजनीति की है और प्रत्येक गरीब, युवा, किसान और महिला इन चारों वर्गों के विकास के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और इस बार निश्चित तौर पर यमुनानगर की जनता भी चारों विधानसभा सीट के ऊपर हमारे चारों उम्मीदवार जो कि घोषित हो चुके हैं उनको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि हमने इस प्रदेश को संजोया है, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो महिलाओं के कल्याण की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हमारे जो युवाओं को यहाँ पर पूरे हरियाणा के अंदर एक समय क्या माहौल हुआ करता था जहाँ पर्ची और खर्ची के आधार पर नौकरी मिलती थी। महिला सुरक्षा की मैं बात कर लूँ तो बहुत बुरे हालात थे, आज प्रदेश के अंदर हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। आज हमारे किसान बहुत खुश हैं, उनको हमने आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का जो वादा किया है और उसको पूरा भी करने का काम किया है, या फसल खराब हो जाए उसको खराबा देने का काम किया है। वो सारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुआ है और इन्हीं विकास के कामों के आधार पर हमने नगर निगम के अंदर रहते हुए भी, चाहे वो हमारे 2004 से और 14 के बीच के कार्यकाल के अंदर कांग्रेस के समय में हमारी सड़कों के क्या हालात थे, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बदतर थी। आज हमने स्वास्थ्य सेवाओं में यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल को 200 बेड का करने का काम किया है। इसके अलावा प्रत्येक पूरे हरियाणा में और हमारे जिला यमुनानगर के अंदर 1100 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और हमारे युवा वहाँ पर पढ़ भी सकेंगे और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर मिलेंगी। इसके अतिरिक्त जितनी भी हमने
पेंशन की बात कर ले हम अपने बुजुर्गों की, जो वृद्धावस्था पेंशन थी जिसको बोलते थे, कांग्रेस ने 700 रुपये पे छोड़ दी थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो 3000 रुपये मिल रही है। यही सब गरीब कल्याण, जो जन कल्याण की नीतियां हैं, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे माननीय मनोहर लाल जी का कार्यकाल हो, चाहे नायब सैनी जी का कार्यकाल हो, हमने विकास किया है और उसी के आधार पर हम तीसरी बार प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे चारों प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। चौधरी कंवरपाल जी ने अपने आप से ही जगाधरी के अंदर मैं बात करूं तो 4 से 5 हज़ार करोड़ की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। हमारे यहाँ कभी 4 लेन लोगों ने देखा नहीं था कांग्रेस के शासनकाल में। आज हमारे ज़िले को 3-3 4 लेन मिलने का काम हुआ है। आज हमारे यहाँ पर 5 सरकारी कॉलेज बनने का काम हुआ है, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी की नीति थी कि 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए, जिससे हमारी जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको पढ़ने में सुविधा होती है। रोजगार, यदि मैं बात करूं, हमारी सरकार ने 1.5 लाख रोजगार और 1.5 लाख HKRN के माध्यम से, दोनों माध्यमों से, चाहे वो पक्की नौकरी हो या HKRN के माध्यम से। HKRN में मैं आपको बता दूं, एक समय ठेकेदारी प्रथा यहाँ पर बहुत हावी थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, और उस ठेकेदारों के माध्यम से जो युवा हमारे नौकरी लगते थे उनको 11-11, 12-12 हज़ार बोलकर उनको 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार दिए जाते थे। आज HKRN के माध्यम से हमने उन युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने का काम किया है और उनको एक अच्छी सैलरी देने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। इन सब कामों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सरकार बनाने में सफल हो। जी, तो ये कह रहे हैं, दीपक जी कह रहे हैं कि हम आज तीसरी बार सरकार बनाएंगे, लेकिन विपक्ष इसको किस नज़र से देखते हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से अर्जुन सुडेल है। सुडेल साहब दावा कर रहे हैं कि पिछली बार 2 सीट जीते थे, जगाधरी, यमुनानगर, इस बार तो हम 4 की 4 जीतेंगे। आपके जिले की बात कर रहे हैं। दावा तो 400 पार का भी कर रहे थे, वो कहाँ गई? दावे करने से कुछ नहीं होता, धरातल पर देख आना पड़ेगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, जितने मेरे भाई ने वादे करके गिनवाए कि ये बनवाया ये बनवाया, जो उस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं उसकी टाइलें उतर उतर के गिरने लगी है, उसमें से बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर निगम जो यमुनानगर का है, बहुत बड़ा नगर निगम है, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, नगर निगम को इन्होंने अकेले नगर निगम यमुनानगर नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में यासी कंपनी को एक प्रॉपर्टी आईडी का वो ठेका दिया था, उसका 99% सर्वे गलत। या हुड्डा का एक मकान नंबर है, उसका सर्वे किया प्रॉपर्टी आईडी में, उसके फादर का नाम लिख दिया राधा स्वामी, क्योंकि उसके बाहर लिखा हुआ था राधा स्वामी, उनके गुरु का नाम था। तो इस तरह के ये कारनामे नगर निगम में हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम बना हुआ है और उस यासी कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ एक बार भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो नेताओं की मिलीभगत उसमें हाथ था नेताओं का। तो इस तरह इन्होंने रोजगार की बात की। हरियाणा प्रदेश पहले नंबर पर है आज पूरे देश में। बेरोजगारी में हम बात करें तो हरियाणा प्रदेश पहले नंबर पर बेरोजगारी में है। किसानों की बात करी, 700 किसानों को शहीद कर दिया गया, गोलियों से उड़ा दिया गया, और 13 महीने से भी ज्यादा वो लोग वहां बॉर्डर पर बैठ रहे हैं अपने घर बार छोड़ करके। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक नेता अभय सिंह चौटाला था। गोली से तो किसी की मौत नहीं हुई। गोली से भी हुई है, गोली से क्यों नहीं हुई है? सब किसान की पुलिस की गोली से हुई है। जो इन्होंने गोलियां चलाने का काम किया, किसानों को मारने का काम किया, किसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पूरे देश में एक अकेला विधायक होते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वहां खड़े थे, इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में खड़े होने का काम किया था। ये सिर्फ और सिर्फ उंगली कटवा कर शहीद होना चाहते हैं, कोई किसान के साथ नहीं खड़ा था। पूरा देश जानता है कौन किसान के साथ खड़ा। 24 फसलें MSP पे देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खराबा हो जाते हैं तो भरपाई करते हैं, 24 फसलों को MSP दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मुझे यमुनानगर का बता दीजिए ना कि किसी को भी खराबा मिला हो। मैं खुद किसान हूं, मेरी फसल खुद खराब होती है। सुडैल में पीछे नदी, उसमें बाढ़ आती है, एक भी खराबा किसी को दियो। और 24 फसलों की बात करें, जो पहले फसलों पे दी थी MSP, कौन खरीदता है MSP पर? एक फसल बता दो, कोई जीरी, गेहूं, कोई एक फसल बिकी हो, और जो 24 फसलें हैं उनके नाम बता दें कौन सी MSP में खरीदी गई है। ठीक है, डॉक्टर जरनैल है हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से। सर, ये दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं दीपक जी, ये कह रहे हैं तीसरी बार तो प्रदेश में सरकार बनाएंगे, और यमुनानगर जिले की 4 जो सीट है, चारों जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि 2019 में 75 पार में 2 जीते थे, लेकिन अब 4 की बात कर रहे हैं। आपको और जनता टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, जो भाई दीपक जी दावा कर रहे हैं, दावा तो इनका पिछली बार भी 80 पार का था, लेकिन
इनको सरकार बनाने के लिए जननायक जनता पार्टी की ज़रूरत पड़ी और हमारे आदरणीय नेता दुष्यंत चौटाला जी ने प्रदेश में एक मजबूत सरकार बन सके, प्रदेश का विकास हो सके, उसके लिए बीजेपी का साथ देने का फैसला किया और एक मजबूत सरकार, मजबूत गठबंधन, ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाते हुए सरकार का साथ दिया। और जो भी काम बीजेपी के प्रवक्ता ने गिनवाए हैं उनमें सभी ने जननायक जनता पार्टी ने पूर्ण तौर से साथ देने का काम किया। और जो 11 महकमे दुष्यंत चौटाला जी के पास थे उनकी मैं एक एक चीज़ गिनवा सकता हूं। जो उन्होंने सड़कों का जाल बिछाने का काम हरियाणा में किया, 17 राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर करवाने का काम उन्होंने हमारे हरियाणा में एक दूसरे प्रदेश से जोड़ने का काम किया। उन्होंने युवाओं को और महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी सरकार प्रदेश में हो हर बच्चे को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए उनका पहले से ही घोषणा पत्र था कि हम बेरोजगार साथियों को 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में, जो प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योग धंधे हैं उनमें देने का काम करेंगे। उसको विधानसभा में पास करवाने का काम किया और हम उसको मिला तो नहीं ना, कोर्ट चला गया सर मामला। कोर्ट में तो सभी प्रकार की नौकरियां चली जाती हैं, लेकिन उसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं और उसको हम लागू करवाने का काम भी, उसकी पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे और उसको लागू करवाने का काम भी करेंगे। ये जो है वो तमाम जो बातचीत हो रही है उसमें आम आदमी पार्टी के त्यागी जी से भी बात कर लेते हैं। सर, यमुनानगर जिले की चारों सीट जीतने का दावा दीपक जी कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं, क्या समीकरण है यमुनानगर जिले का इस बार, सियासी तापमान क्या है यहाँ का? देखिए, बीजेपी तो एक तो नारों की सरकार है, खाली ये नारे देने इनको बहुत अच्छे आते हैं। अब इन्होंने, हमारे भाई साहब ने, शर्मा जी ने बहुत अच्छी एक बात रखी कि इन्होंने 1.5 लाख रोजगार दिया। हमने यहाँ पे जो बात करी है यमुनानगर जिले की बात करी है जिसमें चारों विधानसभाएं आते हैं। ये आप हमको बताएं जनता टीवी के द्वारा कि यमुनानगर जिले में आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया। बेरोजगारी में, नशे में हमारा पूरा यमुनानगर आज नंबर 1 है। हमारा यमुनानगर, जो पंजाब में जिसको नशा बोलते थे, भगवंत मान जी की सरकार ने वहाँ पे नशा खत्म करने का काम करा और हरियाणा अब बेरोजगारी में और नशे में नंबर 1 होने जा रहा। इन्होंने बात करी, इनके बड़े बड़े नेता बोलते थे डबल इंजन की सरकार। हमारे यमुनानगर की विधानसभा की, हरियाणा बात करूंगा मैं जिले की, यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार थी इनकी। और सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार इनके निगम में हुआ है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे हुआ है, इनके फैमिली आईडी के नाम पे हुआ है। एक 7 साल के बच्चे की, इनकी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक 7 साल के बच्चे की 7 लाख इनकम दिखाई जाती है फैमिली आईडी के अंदर। तो ऐसे ही बहुत सारे इन्होंने जो काम गिनवाए हैं। एक इन्होंने हॉस्पिटल का काम गिनवाया है, 200 बेड का। 200 बेड का हॉस्पिटल चिल्ला चिल्ला के सारे बीजेपी वाले बोलते हैं 200 बेड 200 बेड 200 बेड, जैसे 80 पार करते थे ऐसे ही अब 200 बेड का नारा लगाते हैं। आप जाके देखिए, वहां पे इलाज के नाम पे वहां पे अंबाला रेफर कर दिया जाता है, वहां पे चंडीगढ़ रेफर कर दिया जाता है। वहां पे डॉक्टर की इतनी कमी है, कोई भी छोटे से छोटा ऑपरेशन है वो अंबाला और चंडीगढ़ रेफर किया जाता है। और एक ही, मैं पूरे हिंदुस्तान में जो आज स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करता है वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी की देन है, जो भी सभी नेता आज शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। ठीक है मित्तल साहब, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है सर यमुनानगर जिले के लिए? 2 सीट जो है वो आपके पास पहले इस जिले में थी, रादौर और साडौरा, लेकिन इस बार कितनी तैयार है आपकी पार्टी यहाँ के मुकाबले के लिए? पहले तो जितने मेरे दोस्त खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, सबको नमन करता हूँ। जो बैठे हैं सभी को, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनका। पिछले 60 सालों में या 56 सालों में काम हुए, लेकिन इन्होंने योजनाएं इतनी बनाई, काम तो क्या करने, योजनाएं बहुत बनाई। योजनाएं तो इतनी बनाई, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा प्रति वर्ष। लेकिन अगर 2 करोड़ लोगों का ले तो 20 करोड़ लोगों को आज रोजगार मिलना चाहिए। ये रोजगार के नाम पे हरियाणा में तो इन्होंने कौशल रोजगार योजना बना दी। 11 महीने के बाद अगले को घर बैठना है, और 11 महीने के बाद वो कहाँ जाएगा उसको पता नहीं। एक दिन घर बैठना है, फिर उसके बाद दोबारा आएगी। एक इन्होंने सक्षम योजना बनाई है, जो कि महिलाओं को 3 या 4 घंटे नौकरी करनी है वहाँ, और उसके बाद जानकारी मिल रही है कि 6,000 या 5,000 रुपये महीना उसको मिलता है। कुछ ठेकेदार रह जाता है, बाकी उसको मिलता है, जो कि एक हमारे युवा समाज के ऊपर बड़ा भारी धब्बा लगा है, धब्बा। एक इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी करा है। मैंने 80-80 साल के बुजुर्ग जिनके घर में बच्चे नहीं हैं,
जो बेचारे पता नहीं 3,000 रुपये महीने पे किस तरह गुजारा कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी आईडी लेके हमारे माननीय निगम मेयर में बैठा करते थे, रोया करते थे वो भाई 3,000 रुपये में 100 रुपये तो आने के लग गए, 100 जाने के लग गए। ये उसको भर लेते थे, पोर्टल नहीं चल रहा जी, सर्वर डाउन है जी। वो 20-20 चक्कर लगा के भी उनकी प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हुई। और ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने भी कहा है कि हम 1,25,000 सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी ठीक कर पाए हैं और वासी कंपनी को निकाल दिया। अरे निकालने से क्या होगा, उसके ऊपर कार्रवाई करो। अगर हम 100 रुपये नहीं हाउस टैक्स देते तो हमारे घर है ना, तुम्हारे आदमी पहुंच जाते हैं। अगर हम नहीं दे पाते हैं आदमी दुकान का टैक्स तो हमारे को मारने को आते हो। भाई उसको 47 करोड़ जानकारी जो मिल रही है इन्होंने दिया है, भाई या तो अपने पल्ले से दो, हमारा जीएसटी का पैसा तो ना खराब करो। और उनसे 47 करोड़ क्यों दिया भाई, उसको उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करो, पता लगे आज समाज कितना पीड़ित है। हरियाणा इन्होंने योजनाएं बहुत आई हैं इनकी। ये योजना, यमुना की योजना आई, मैं माननीय निर्मला सीतारमन से मिला और इतना रुपया भेजा उन्होंने हमारे निगम में कि यमुना को साफ करो, यमुना पे अच्छा बनाओ, वहां लोग नहा सकें, वहां लोग पूजा कर सकें। लेकिन इन्होंने यमुना पे 1 रुपया भी लगाया हो तो भाई उसको बताएं लोगों को, ताकि यमुना लोगों की देखें। और देखना तो ऐसा है, अगर अब की बार दोबारा कोई जनता ने गलती की तो भाई आने वाले 10 सालों में तो बच्चों को गुलाम छोड़ के है ना तजानी ही जाना पड़ेगा सभी को, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं। लेकिन अभी 5 साल बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, 5 साल बाद जो है वो ये मौका जनता को मिलता है और जनता जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोगों से भी सवाल लेंगे, कौन किससे सवाल पूछना चाहता है ये जरूर बताएं कि आपका सवाल किससे है। आप बताइए किससे आपका सवाल है। नमस्कार जी, जनता टीवी का मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ जो आज यमुनानगर के मुद्दे उठाने के लिए जनता टीवी यहाँ पहुँचा है। मेरा सवाल बीजेपी के हमारे भाई शर्मा जी से है। मैं ये कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी जो कि बीजेपी वाले सबसे पहले उसका मजाक उड़ाते हैं फ्री की योजनाओं पर, तो मैं अपने भाई से पूछना चाहूँगा, आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का फ्री की योजनाओं पर मजाक तो उड़ाते हो। एक अरविंद केजरीवाल जी ने नाम दिया था गारंटी शब्द, आप गूगल सर्च करके देख लेना, गारंटी शब्द अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था, उस नाम को मोदी जी ने चुरा लिया, मोदी की गारंटी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आप केजरीवाल का तो मजाक उड़ाते हो फ्री की योजना पे। अभी पिछले कुछ महीने पहले अमित शाह जी आए थे और केजरीवाल जी जो दिल्ली में फ्री तीर्थ यात्रा योजना चला रहे हैं वो उसी की नकल करके हरियाणा में उन्होंने एक योजना का शुरुआत की, फ्री तीर्थ यात्रा योजना। ऐसे ही उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी कार्ड बना रहे हैं। तो भाइयों, अगर केजरीवाल की फ्री योजना तुम्हें इतनी बुरी लगती है तो तुम उसको गालियां भी दे रहे हो और उसकी योजना का तुम कबूल भी कर रहे हो, उसको उसकी नकल भी कर रहे हो, यानी कि उसकी योजना का नाम भी चुरा रहे हो, उनकी योजना भी चुरा रहे हो। ये आप कहना चाहते हैं कि भी आपकी योजनाओं को कॉपी कर रही है बीजेपी। आपका सवाल क्या है जी? मेरा नाम राहुल है जी, और मैं सबसे पहले आपके जनता टीवी के सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूं और जितने साथी यहाँ पहुंचे हैं उनको भी नमस्कार है मेरा। तो मेरा सवाल बीजेपी से ही है और मैं रेगुलर यमुनानगर के जो भी भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे होते हैं उनको पूर्ण जोर तरीके से उठाते हैं। जैसे कि अभी भाई साहब ने हॉस्पिटल की बात की और सिविल हॉस्पिटल की जिस दिन टाइलें गिरी थी सबसे पहले वो मुद्दा हमने ही जाके मीडिया के माध्यम से उठाया था। चाहे वो हमारे ताजे वाले पार्क की बात करूँ, वहाँ पे भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। तो आज के मैं मुद्दे की बात करता हूँ, हमारे पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं इन्होंने जगह जगह पे। पब्लिक टॉयलेट्स की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल एरिया के रंग गरीब बस्ती है, आज ही मैंने फेसबुक पोस्ट डाली है उसके ऊपर, वो गरीब बस्ती का मुद्दा हमने उठाया था। वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स जो बने हैं वो 2-2.5 साल से बंद पड़े हैं, 2-2.5 साल से बंद पड़े हैं और वो वहाँ पे जो लेडीज हैं वो बेचारी लाइनों पे जाके वहाँ पे आरपीएफ वाले उन्हें डंडे मार के भगा देते हैं। तो वो मतलब इतने बुरे हालात में है। तो मैं जानना चाहूँगा, इन्होंने पब्लिक टॉयलेट्स के नाम पे इतना पैसा खाया होगा ना, भ्रष्टाचार है उसके अंदर भी, लेकिन धरातल के ऊपर वो लेडीज आज भी पिछले ढाई महीने से हमने मुद्दा उठा रखा है, लेकिन कोई भी संज्ञान लेने नहीं आया वहाँ पे। और आज भी हमने निगम के अंदर भी बात रखी, हम वहाँ के अधिकारियों से मिले, लेकिन अभी तक कोई निवारण हुआ नहीं है वहाँ पे। ये देखिए, और किसी का सवाल हो, कोई सवाल पूछने के लिए आप पहले ये बता दीजिए सवाल किससे है। और आप? मेरा सवाल है मित्तल साहब से, ठीक है। नाम है रोहित शर्मा। मित्तल साहब जी से अभी ताज़ा करंट अपडेट लेना चाहूँगा कि हिमाचल में क्या हो रहा है। यहाँ तो इन्होंने पेंशन बंद कर दी थी, वहाँ ये सैलरी दे पर ये क्या करेंगे हरियाणा का, ये बता दो। ठीक है। मित्तल साहब से सवाल है, दीपक जी से सवाल है जी। वैसे मेरा सवाल कांग्रेस के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं मेरे बाबूजी मित्तल साहब से है। इन्होंने एक बात कही कि 3,000 में बुजुर्गों का गुजारा नहीं हो रहा है, तो इन्होंने 700 रुपये क्यों कर रखी थी? तब नहीं दिखे बुजुर्ग,
खुद भी बुजुर्ग हैं। और दूसरी बात, मैं एक युवा हूं और युवा के नाते एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अभी नौकरी की बात चल रही थी, मैं अपने घर में बताता हूँ। मेरे खुद के घर में मेरी बहन सरकारी नौकरी पे है, मेरे ताऊ के घर में 2 सरकारी नौकरी पे हैं, मेरे मामा के घर में सरकारी नौकरी पे हैं, वो भी 2014 के बाद लगे हैं, बिना खर्ची के लगे हैं, बिना पर्ची के लगे हैं। अभी हाल ही में जो टीजीटी की जो भर्तियां रुकी हुई थी, कांग्रेस ने एक कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर रखी थी कि जिसपे रोक लग गई थी, उसमें भी जब टीजीटी की नौकरियां खुली तो मेरा भाई नौकरी लगाया है, और ऐसे 7500 युवा जो प्रदेश के हैं वो नौकरी लगे हैं। उसके बाद अब जब अभी ये जयराम नरेश जी ने एक इनकी भर्ती रुकवाई है, तो युवाओं के साथ क्या दुश्मनी है आपकी? एक सेकंड, आपकी जो दुश्मनी है वो सरकार के साथ हो सकती है, पर उस नौकरी में तो युवाओं का भला हो रहा था, युवाओं को नौकरियां मिली थी, तो वो उस भर्ती को रुकवाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, आपका क्या सवाल है जी? मेरा सवाल बीजेपी वाले हमारे शर्मा जी से है। पिछले साल अभी हमारे मंत्री जी कौरपाल जी जनसभा कर रहे थे दड़वा में जी, तो बेचारे कई दिनों से जनसभा कर रहे थे, तो वो बेहोश होके गिर गए। तो वहाँ पे एक आवाज़ आई किसी की, भाई जल्दी जल्दी उठाओ, एम्बुलेंस को फ़ोन करो और सिविल हॉस्पिटल ले चलो। तो कौरपाल जी के एक साथी कहते हैं जी सिविल हॉस्पिटल नहीं जाते, गाबा में जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कौरपाल जी को गाबा में क्यों लेके गए थे, सिविल क्यों नहीं लेके गए? अच्छी बात है। अब मित्तल साहब, सरकार से सवाल कई है, लेकिन आपसे भी सवाल है। कह रहे हैं कि आप 3000 रुपये पेंशन की बात करते हो, आपके समय में 700 मिलती थी। आप यहाँ दावा करते हो, हिमाचल में आप तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हो। मैं अपने भाई को कहूँगा, मैंने 3000 रुपये जो पेंशन है उसके बारे में ये नहीं कहा कि कम है या ज़्यादा है। मैंने ये कहा कि बुजुर्ग लोग जो आ रहे हैं ना, यहाँ निगम में आके अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने आते हैं, उनको 100 आने के लगते हैं, 100 जाने के। मैंने ये बोला है, मैंने कम ज़्यादा नहीं बोला। 3000 मिल रहे हैं, जो उसमें राजी हैं वो भी ठीक है, जो नहीं राजी हैं वो भी ठीक है। उनका तो देखो, बहुत बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनके घर में बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे कहीं चले गए, बच्चे बाहर रह रहे हैं, और उन लोगों को कितना प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत हुआ, क्यों नहीं सरकार ने उसको मैनुअल किया? अब वो मेरे भाई, बड़े भाई जी बैठे हैं, वो हिमाचल की बात कर रहे हैं। देखो, मैं अभी कुछ दिन पहले एंटर किया है, लेकिन मैं भी पढ़ रहा हूँ कि हिमाचल में पैसा नहीं मिल रहा लोगों को, मैं भी पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है उसके बारे में ये बड़े बड़े जो नेता है ना, IAS IPS बड़े बड़े नेता बैठे हैं। आपने कहा कि अभी अभी आप एंटर हुए, मतलब माहौल को भांपते हुए मित्तल साहब अभी आए हैं कांग्रेस में? ऐसा है, मेरे को अभी करीब करीब, देखो विचार तो हमारे पहले, एक मिनट, मैं अभी आया हूं करीब करीब 4-5 महीने पहले, और मेरे को है ना, क्यों आया, मैंने गाय मरती देखी सड़कों पे, मैंने गाय का बुरा हाल देखा। एक सेकंड बात करने दो, उसके बाद बोलना। मैंने गाय, जितने रक्षक हैं हमारे, जो हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, उनको चोट लगते देखी, उनके ऊपर केस बनते देखे झूठे, और मैंने वापस भी कराए। और आने वाले समय में अगर सरकार बदलती है, जो इन्होंने केस बनाए हैं गाय रक्षकों पे झूठे, वापस करवाऊंगा एक एक दाना। ठीक है मित्तल साहब, अब बीजेपी से बात करते हैं, जो कि दीपक जी के लिए सवाल बहुत ज्यादा है। ये कह रहे हैं कि जब मंत्री जी को चक्कर आ गया, बेहोश हो गए, तो निजी अस्पताल में क्यों लेके गए फिर? आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा और सारे अपने साथियों का जवाब दूंगा, बारी बारी से दूंगा। लेकिन आज एक चुनौती छोड़ के जा रहा हूं महेंद्र मित्तल जी के लिए। इनको पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। 5 काम गिनवाएंगे पहले 2004 से 14 तक के। अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना कांग्रेस की ये, अभी तो दिल्ली से मेरे ख्याल 3 ही चक्कर लगे हैं इनकी पढ़ाई में, अभी जो है ना बाकी सारी किताब लिखनी पड़ेगी इनको टिकट के चक्कर में। ये बात कर रहे थे हमारे साथ, क्या नाम, किस चीज की, गौ रक्षा की बात कर रहे थे। अरे अब गौ रक्षा अगर हमारी सड़क पे बैठी है, हमारी गाय माता सड़क पे बैठी है, आपने तो स्लॉटर हाउस में उसको कटवाने का काम किया है, आपने तो हिंदुओं के ऊपर केस दर्ज करने का काम किया है। आप मुझे बात कर रहे हो भ्रष्टाचार की। आपने जितने युवा हमारे अपने घर, अपनी जमीन और घर बार बेच के अपनी नौकरी दिया करते थे, आप रोजगार की बात करते हो, आप तो सारा रोजगार और सारा कुछ रोहतक के अंदर लेके चले गए। पता है यहाँ पूरे प्रदेश को, पूरा प्रदेश जानता है और पूरा जिला जानता है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री के घर पे बैठ के रात रात भर पर्चियां बना करती थी, और उनको जब कोई भर्ती निकला करती थी, उसका रेट मुख्यमंत्री के घर से निकला करता था। कांस्टेबल का 7 लाख, तहसीलदार का 25 लाख, ASI का 15 लाख, और इनकी पार्टी के दलाल गली गली में घूमकर पैसा इकट्ठा किया करते थे। और क्या होता था उसके बाद, किसी को 1 लाख वापस दे दिया, किसी को 5 लाख वापस दे दिया। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये बात करते हैं विकास की। इनको
सबके जवाब रोजगार के मुद्दे के अलावा आप वो बताइए कि मंत्री जी जब बेहोश हुए तो सरकारी अस्पताल में नहीं लेके जाएंगे, निजी में लेके जाएंगे। आप कह रहे हैं कि 200 बेड का बना दिया, चकाचक बना दिया, चमका दिया, सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध है, फिर क्यों नहीं गए? हमारे भाइयों ने भ्रष्टाचार की बात करी, 100 करोड़ लागत में 2 टाइल्स की बात करी इन्होंने पीजीआई जैसा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा, उसकी पार्किंग नहीं देखी, वहां पे जितने डिपार्टमेंट हमने खोल दिए वो नहीं देखे। कांग्रेस के टाइम के अंदर डॉक्टर्स को बाथरूम में बैठ के इलाज करना पड़ता था। अब मैं बात बता दूं आपको मंत्री जी की, जब मंत्री जी की तबीयत खराब हुई, जब मंत्री जी हाँ शौचालय में बैठकर इलाज हुआ करता था। देखेंगे हम आपके मोहल्ला क्लिनिक और आप बोतल पे बोतल बांटने वाले मुख्यमंत्री का जो बात करने वाले हो, आप भ्रष्टाचार की बात करते हो। पूरे सत्यापित और प्रमाणित भ्रष्टाचारी आम आदमी वाले, इनका सारा मंत्रिमंडल तिहाड़ जेल से चलता है। सारे दिल्ली को इन्होंने बोतल पे बोतल बांटने का काम किया है। ये बात करते हैं हमसे भ्रष्टाचार की। आप पूछो क्यों अरविंद केजरीवाल ने दारू की बोतलें फ्री में बांटने का काम किया है। मंत्री जी की बात बता देता हूं आपको, जब मंत्री जी किसी कार्यक्रम में बेहोश हुए तो वहां से जो एम्बुलेंस थी उनको मंत्री जी को सीधा गाबा लेके गई। मंत्री जी ने उसके बाद तुरंत ये कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, आप मुझे चाहे तो जोन से मर्जी हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस उनको लेकर गाबा हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। और मंत्री जी उस समय पूर्णतः स्वस्थ थे, उनको किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ उनका वहां पर थकान की वजह से वो था और उन्होंने कहा कि मैं जिस मर्जी हॉस्पिटल में जा सकता हूं। ये क्या बात करते हैं? अरे अब इनकी बात बताता हूं, ये लोग उस मुख्यमंत्री के चेले जो कर्नाटक में जाके अपना इलाज करवाता है। क्या हो गया दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का? बात बताओ मुझे। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में, एक मिनट, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में खांसी की दवाई नहीं मिलती। आपका मुख्यमंत्री खांसी की दवाई लेने कर्नाटक क्यों जाता है? ऐसे कौन सी बीमारी लगी? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मेरे भाई ने पूछा जिले में रोजगार की बात। ये जिले में रोजगार की बात वो करते हैं जो जिला वाइज नौकरियां बांटने के काम करते थे। हमारी सरकार ने गरीबों के बच्चे को बिना किसी भेदभाव के नौकरी देने का काम किया है। यदि मैं जिलेवार बात करूं तो 6818 युवाओं को प्रत्येक जिले में नौकरी मिली है, नौकरी मिलने का काम किया है। आपका मुख्यमंत्री कर्नाटक में खांसी का इलाज कराता है, आप हमारी बात कर रहे हो यहाँ पे। दूसरी बात मैं आपसे ये लेके आएंगे, आपके पास आएंगे। जी अर्जुन जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला। दीपक जी, बहुत मेरे सारे पैनल के साथियों ने मुझसे सवाल पूछे हैं। एक सवाल आपके लिए और इनके लिए छोड़ के जा रहा हूं और इस बड़े मंच से चुनौती देता हूं, ये अपने अपने कार्यकाल के 5 काम ले आए और मैं इनको 25 काम लिखित में दिखाने को तैयार हूं। ये मेरा दावा है, चुनौती है मेरी। अर्जुन जी बताइए। सबसे पहले भाई एक मिनट सुन लो, मेरे भाई ने कहा कि 5 काम गिनवा दो। चौटाला साहब के मैं 20 काम गिनवाऊंगा, प्रूफ के साथ गिनवाऊंगा। सुनिए ना, सुनो। देखिए सबसे पहले तो एक बात बता दूं मैं आपको, जिला यमुनानगर को बढ़ाने का काम ही चौटाला साहब ने किया था, जिसको आज तक ये संभाल नहीं सके हैं। जिला यमुनानगर को चौटाला साहब ने बनाया था, जिसको आज ये संभाल नहीं पा रहे हैं। दूसरा काम, थर्मल पावर प्लांट की नींव हमने रखी है, जिसको ये आज बंद पड़ा है, जिसकी यूनिट को आंध्र प्रदेश लेके जा रहे थे। थर्मल पावर प्लांट हमने बनाया। शमशान घाट के सारे रास्ते पक्के हमने किए और यहाँ पर बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट हमने लाए ममिती में, और भी बहुत सारे काम में जितने कहते उतने गिनवा दूंगा। चौटाला साहब ने सुन, मैं बीच में ना बोलो ना, बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो। मैं चौटाला साहब की भी बता देता हूँ। चौटाला साहब जेल में तब गए जब रोजगार दिया 3200 युवाओं को। किसके बच्चे लगे? इनके बच्चे लगे थे, चौटाला साहब के अपने बच्चे नहीं लगे थे। चौटाला साहब जेल में इसलिए गए 3206 बच्चों को रोजगार देने का काम किया था, और वो बच्चे यहाँ के लगे थे, यमुनानगर के लगे थे, हरियाणा प्रदेश के लगे थे। और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार सारी तो माइनिंग बेच के खा गए। माइनिंग आपको पता है, मैं माइनिंग की बात बता देता हूँ। माइनिंग पूरे प्रदेश की वजह आप यमुनानगर में देखिए जाकर के, 100 फुट गड्ढे, 200 फुट गड्ढे इन्होंने खोद दिए हैं। जनरल साहब क्या स्थिति है? क्योंकि हम तो बड़े बड़े मुद्दों पे चले गए, नेशनल इंटरनेशनल। यमुनानगर जिले की क्या जरूरतें हैं? सरकार ने 10 साल में जो दावा कर रहे हैं काम करने का, उस काम से कितनी हकीकत बदली है, क्या मानते हैं आप? देखिए 4.5 साल हमने समझौते में सरकार चलाई है, जिसमें आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने विकास के मामले में, क्योंकि भवन निर्माण का जो महकमा था वो उनके पास था, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं भाई साहब को बताऊं, जो कांग्रेस के भाई साहब खड़े हैं, कि पिछले मेरे रादौर का मेन रोड
जो कभी किसी ने नहीं बनाया। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें हमारे आदरणीय जो विधायक जी बने हुए हैं रादौर से, वो हमारे से नारे लगवाते थे यहाँ आपके चौक पे कि ये तो रोहतक की भैंस घास मारा खाएगी और दूध दे रही रोहतक में। और आज वो उड्डा जिंदाबाद कहते हैं। इन्होंने जितने पुल कोई बनवाया नहीं, पुल जो टूट जाता था उसको बंद कर देते थे। रादौर का पुल जो मेन पुल था, वो जब नुकसान होया उसको, उसमें बड़े बड़े पिलर लगा दिए। हमने वहाँ प्रदर्शन करवाया, उस पुल को खुलवाया। एंड हमीदा का पुल वो कांग्रेस ने बनवाया, 2 साल में गिर गया, फिर वो बंद कर दिया। 3 साल तक बंद रहा, इंक्वायरी होती रही, और उसके बाद आज जाके देखो वो पुल नाम की चीज ने वहाँ मिट्टी भर के बंद कर दिया। ये काम सरकार कांग्रेस ने किए। और कोई भी सड़क जो यमुनानगर से यूपी जाती है, यमुनानगर से अम्बाड़ा जाती थी, यमुनानगर से कुरुक्षेत्र जाती थी, कोई भी सड़क चलने लायक नहीं थी। खुद बिशन लाल जी एक चुटकुला सुनाते थे हमारे को कि जब कोई मुसाफिर यूपी से आ रहा या करनाल से आता है और उसकी आंख लग गई बस में बैठ के, यार ये समझो जब वो बस खड्डे में गिरी तो समझो यमुनानगर आ गया। और कह रहे हैं कि ये दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन में रहते हुए इस महकमा उनके पास था, इसलिए उन्होंने बना दी। आपको ऐसे नहीं लगता? आपको ऐसे आज सड़कें, हरियाणा की सड़कें आज ऐसी हैं, उनसे हवाई जहाज उड़ाए जा सकते हैं और उन पे हवाई जहाज उतारे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि 4.5 साल आप सत्ता में साथ थे, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, जिस महकमे के आप मंत्री थे वो तो काम हुए, बाकी में नहीं हुए क्या? नहीं, ऐसा तो मैंने कोई बात ही नहीं कही। मतलब आपकी पार्टी, मैंने ये कहा गठबंधन सरकार में 4.5 साल में भरपूर विकास करने का काम किया है, मैंने ये बात कही। 4.5 साल में गठबंधन की सरकार ने काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल किया है। उसके बाद जब से मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदला है, उन्होंने पूर्व सरकार के निर्णयों को बदलने का काम किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। मैं आऊंगा एक सभी के पास आऊंगा मैं। आप हाँ, कांग्रेस से भी, आम आदमी पार्टी से भी। दीपक जी ने आपके ऊपर तमाम आरोप लगाए, आपने सुने, जवाब क्या है? देखिए, इन्होंने एक बात रखी कि दिल्ली में बोतल की बोतल मिलती थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता सकता हूं, सबसे ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यमुनानगर से जाके, हरियाणा से जाके, दिल्ली के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बोतल से बोतल लेने का लाभ दिल्ली में उठाया। आज जो ये बोतल के बोतल का आरोप लगाते हैं। दूसरी, इन्होंने एक बात बोली कि वो कर्नाटक इलाज करने जाते हैं। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो हिंदुस्तान की जो पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति, उस पर विश्वास रखते हैं और कर्नाटक वो आयुर्वेदिक पद्धति के जो चरण है उसका इलाज कराने जाते हैं। इन्होंने बात करी मोहल्ला, विश्वास रखते हैं तो आयुर्वेद पद्धति दिल्ली में भी तो शुरू कर सकते हैं। जो कर्नाटक में है वो पद्धति बहुत मानवीय पद्धति है। जहां पे कर्नाटक, जहां की मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा मतलब आयुर्वेदिक, उनमें पूरा एक कोर्स होता है, उसी कोर्स के तहत गए वो अपने इलाज करा रहे हैं। इन्होंने बात करी मोहल्ला क्लिनिक की। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे यमुनानगर में, मैंने पहले भी बताया, इलाज एक मोहल्ला क्लिनिक ऐसा मॉडल है जिसको आज हरियाणा सरकार भी कॉपी कर रही है। वो उस मोहल्ला क्लिनिक में 1 रुपए से लेके और 4,000 तक के टेस्ट बिल्कुल फ्री होते हैं। वही दिल्ली की जनता है, आज वो पंजाब में भी 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम भगवंत मान की सरकार ने किया है। और ये जो आरोप लगाते हैं हमारी पार्टी के ऊपर, कि तिहाड़ से सरकार चल रही है। बिल्कुल, केजरीवाल आपके सामने खड़ा है। केजरीवाल एक ऐसा शख्स है जो आज आप देखेंगे हमारी पार्टी का हर एक व्यक्ति केजरीवाल है, हर एक व्यक्ति केजरीवाल है। आप सबूत पेश करके दिखाइए। आज तक सबूत पेश नहीं कर पाए, आज तक सबूत पेश नहीं कर रहे। माननीय संजय सिंह जी बाहर है, माननीय सिसोदिया जी बाहर है, आप सबूत पेश नहीं करके, जब आप डरते हैं आप ईडी और सीबीआई को आके करते हैं, ईडी और सीबीआई को आके करने का काम करते हैं। भाई के सबूत की बात पे बात बता दूं, ये वो लोग हैं जब सत्ता में नहीं थे तो ट्रक भर के लाया करते थे आरोप के और कागजों के, और आज उसी कांग्रेस की गोदी में बैठने को इतने आतुर हैं कि फुदक के तुरंत बैठ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को आतंकवादी बताते थे और उनके साथ मिलकर सरकार बनाने का काम करा इन लोगों ने। मित्तल साहब, दीपक जी कह रहे हैं कि मित्तल साहब ने अगर होमवर्क कर लिया हो, अपनी किताब लिख ली हो, तो 5-4 काम तो बताएं जो 10 साल में कांग्रेस के राज में यहां पर हुए। मैं भाई दीपक शर्मा से कहूंगा, इतने गर्म ना हो, पानी पिए थोड़ा सा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे भाई उधर से मेरे जजपा के विधायक जजपा के ने कहा है कि हरियाणा की सड़कों पे हवाई जहाज उतार सकते हैं। एक सेकंड भाई जी,
एक सेकंड, हरियाणा की सड़कों पे हवाई जहाज उतार सकते हैं, इन्होंने मेरे भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, होना चाहिए। अभी मैं तिकोना पार्क जगाधरी से निकल के आ रहा था, वो सड़क मेरे ख्याल 2-2.5 महीने पहले बनी। ये पता नहीं कमीशन पे बनी, ये पता नहीं खाली रेत की बनी। जैसे मैं वहां से निकला तो 2-2 फुट पानी था, टूटी पड़ी थी सड़क। अभी ऐसे नहीं भाग सकते आप, 5 काम गिनवाने पड़ेंगे हुड्डा शासन के 2004 से 14 के। एक मिनट, 2004 से एक सेकंड, 2014 तक हमारे व्यापारी समाज के ऊपर, जो मेरे को जानकारी है, व्यापारी समाज के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, जो इन लोगों ने लगा दिया और आज व्यापारी भूखा कर दिया हमारा इन्होंने। 2004 के बाद जो हमारे टीचर थे, एडिड स्कूल थे, जितने एडिड स्कूल थे उनको 70% सरकार दिया करती थी, 30% वो मालिक लगा के बच्चों को पढ़ाया करते थे। नंबर 3, आज हमारे 5000 स्कूल जो सरकारी थे, जो चला करते थे, जिनमें गरीब लोगों को विद्या मिलती थी, गरीब लोग जाते थे, वो इस सरकार ने 2014 के बाद सारे बंद कर दिए। आज हमारी आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, जो पहले कुछ कर लिया करती थी, आज इन्होंने उनको है ना बुला के और सड़कों पे बिठा दिया। निगम कर्मचारी 2004 के बाद 14 तक जो पक्के हुआ करते थे, आज इन्होंने उनको है ना ऐसा सड़कों पे बिठा दिया कि हर रोज सड़कों पे हम लोग समर्थन देने जाया करते हैं। ये 5 कह रहे, मैं आपको 500 काम गिना सकता हूं जो हरियाणा में, जो पूरे भारत में हुए हैं। जिला यमुनानगर के गिनवाने हैं साहब, भारत में तो बहुत गिनवाने। जिला यमुनानगर की सड़कें की जो बात करते हैं, ये पूछ लो जनता बैठी है सड़कें क्या। सड़कों की हालात ये है कि मेरे को ऐसा लगता है सड़कें रेत, मैं वार्ड नंबर 15 का वासी हूं, 10 सालों में हमारे निगम के अधिकारियों ने हमारे गली में पाइप नहीं डलवाए। और मैं, बड़े भाई बात करने दो यार, बाद में लड़ लियो। आप वो कह रहे हैं, बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि कोई 5-4 बड़े काम तो बता दो। ये आंगनवाड़ी वाले, एडिड स्कूल वाले, ये तो सामान्य ऐसा है, कांग्रेस सरकार ने जितने भी बड़े, हमारे माननीय भजन लाल जी ने ये जितने भी हमारे बस स्टैंड बनवाए थे, और वो ऐसे थे उनमें सोया भी जा सकता था, रात को बैठा भी जा सकता था। पहला तो इन्होंने बस स्टैंड है ना सारे बेच दिए हमारे, और आने वाले समय में हमारे रजिस्ट्री चेक करी जाएगी उस बस स्टैंड की, मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास रजिस्ट्री ना हुई तो जवाब देना पड़ेगा आपको। ऐसा है शर्मा जी, लड़ो ना यार। ये यहाँ जो माहौल है वो पूरा गर्म माहौल है, और लोगों से, दीपक जी, लोगों से पहले बात करेंगे। आपसे लोग भी बहुत कुछ पूछना चाहते हैं जी। जिसका सवाल आया नहीं है, पहले सवाल आया नहीं है जिसका। मेरे सामने ही केजरीवाल जी खड़े, केजरीवाल तो अंदर पड़ा, ये दूसरे केजरीवाल यहाँ से है अपने, इनसे न्यू पूछो वहां पानी 2-2 4 रुपए में क्यों बेच रहे हैं, वहां बच्चों के पुट्टी भी नहीं साफ करने का बुरा हाल हो रहा है वहां। पूछो किसी और का सवाल। तीन सवाल है मेरे, और भाई साहब कह रहे हैं कि 200 बेड का हॉस्पिटल बन गया, यहाँ से आवाज़ आ रही है टाइलें गिर गई। ना मैं टाइल गिरने में हूँ, ना हॉस्पिटल बनाने में हूँ। एक बात जो कड़वी सच्चाई है, छोटा भाई मेरा है शर्मा जी, हॉस्पिटल के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो मानवीय संवेदनाओं का सौदा हो रहा है। ऐसा आदमी जो अपंग है, लाचार है, अपाहिज है, बिल्कुल, उससे 5-5 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये रिश्वत के मांगे जा रहे हैं, उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के नाम पे। बिल्कुल है जी, सब कुछ है, सबको दूंगा। एक आदमी ऐसा है जिसका यहाँ से हाथ कटा हुआ है, ये भ्रष्टाचार की बात होगी। और सवाल, दूसरा सवाल सुनिए, दोनों हाथ कटे हुए हैं, रिन्यूअल के नाम से उससे 5,000 रुपये ले लिए गए। मैंने डीसी साहब के संज्ञान में मामला लाया तो उस पर कार्रवाई हुई। दूसरी बात, कार्रवाई हुई ना? नहीं, हमने करवाई जी, उन्होंने मामला, कोई तो करवाएगा, शिकायत तो कोई देगा तभी तो कार्रवाई होगी। उन्होंने दबा दिया था, इन्होंने दबा दिया था, मामले को दबा दिया था, दबने के बाद हम गए, इन्होंने दबा दिया था। दूसरी बात, पशु भस्मक यंत्र 96 लाख रुपया, 96 लाख रुपया मिट्टी में मिला हुआ है। गाय माता को कुत्ते नोच रहे हैं, आज में मिट्टी के अंदर वो 96 लाख रुपया।
उसका जवाब कौन देगा? ठीक है। ठीक है। आप दूसरा अगर विकास की बात करते हैं तो विकास देखो वार्ड नंबर 10 में जहां लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं कि भाजपा के लोग वोट मांग के शर्मिंदा ना करें। ठीक है, आप आइए, आगे आइए सर, आगे आइए, आप आइए। ले लेंगे भाई साहब जाके। मेरा भाजपा से प्रश्न है कि आप लोगों ने हर साल बच्चों की सरकारी स्कूल फीस में 10% की बढ़ोतरी किसको लाभ देने के लिए करवाई? पहली बात, पहले ऐसा नहीं था, हर साल 500 रुपये बढ़ा करते थे, लेकिन पिछले 3-4 सालों से सरकार ने एक योजना बना दी है कि सरकारी स्कूल बच्चों की हर साल फीस 10% बढ़ा सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, हमें आपने 10%, एक मिनट रुक जाइए, 10% हमारी कौन सी आमदन बढ़ी और उससे सरकार को फीस बढ़ने से क्या लाभ है? आप अभिभावकों का शोषण क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, हमारे मोदी जी ने 2015 में घोषणा की थी 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे जिसका बजट रखा जाएगा 10,000 करोड़, यानी कि एक स्मार्ट सिटी बनेगी 100 करोड़ में। ऐसा योजना बनाई गई और उस पर खूब हो हल्ला बचा और उसके ऊपर वोट मांगी गई। मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी गलत थे या ये 100 करोड़ रुपए में एक हॉस्पिटल बना के दिखा रहे हैं कि देखो जी हमने 100 करोड़ में हॉस्पिटल बनाया, हम अच्छे हैं और मोदी जी गलत हैं? एक ये सवाल आपके हैं, इनका जवाब लेंगे। आपका सवाल हो चुका है, कोई एक सवाल नया सवाल, कोई नया सवाल। सर मैं ये बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, ये भाई हैं शर्मा जी बहुत गर्म हो रहे हैं, जो बात सच्चाई है वो बात सच्चाई है। आपकी सरकार के अंदर सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी आपकी बीजेपी पार्टी है। ये बात हो गया सवाल। भाई साहब, एक ये है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा जो व्यापारी बाहर से आएंगे हम उन्हें काम करने के लिए जगह देंगे, और यमुनानगर के व्यापारियों को कहा आप तंजानिया जाके व्यापार करो, हम आपको सहूलियत देंगे। यहाँ के व्यापारियों का कसूर क्या है? ये सवाल आप जवाब नहीं देंगे, आपके पार्टी के संबंधित जो व्यक्ति वो जवाब देंगे। दीपक जी, दो बड़े मुद्दे तो हैं यमुनानगर जिले के लिए, अवैध माइनिंग और यहाँ पर जो प्लाईवुड की इंडस्ट्री है उसकी आज क्या हालत है, मतलब कहाँ है प्लाईवुड की इंडस्ट्री? क्योंकि व्यापारी जो वो ये कहता है कि पूरी तरीके से इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया है। जब आप समय देना मेरे को, क्योंकि मित्तल साहब तो बस स्टैंड पे अटक गए थे और बस स्टैंड बेचने की रजिस्ट्री लेके जाएंगे आज इनसे हम, कि वो जो बस स्टैंड बिका उसकी रजिस्ट्री इनके पास है, वो दिखा के जाएंगे आज। और 5 काम तो छोड़िए, ये 0.5 पे भी नहीं पहुंच पाए। हमारा भाई कर्नाटक पे बात नहीं देगा, आयुर्वेदिक पद्धति पे चला गया। इनको किसने मना किया है दिल्ली में आयुर्वेदिक पद्धति लागू करने को? ठीक है, बाकी हमारे भाई ने भ्रष्टाचार के सवाल उठाए। भ्रष्टाचार की बात तो पब्लिक से भी आ रही है। हमारे पार्टी के हमारे भाई इनके सुप्रीमो भी सत्यापित और प्रमाणित भ्रष्टाचारी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में रह के आए हैं, ठीक है। तो भ्रष्टाचार की बात तो इनसे करने की बात ही मत करें। दूसरी बात, हमारे भाई सोम प्रकाश जी ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ, संज्ञान में आया, कार्रवाई हुई। 10 रुपए का होगा, 100 का होगा, 10,000 करोड़ का होगा, हमारी सरकार भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस करने का काम करती है और उस पर कार्रवाई करने का काम करेगी। दूसरा, मिंदर मित्तल जी ने कहा कि गर्म होके जवाब ना दो। मिंदर मित्तल जी ने तो सारी उम्र कांग्रेस के खिलाफ नारे मार मार के अपनी गर्मी को जो है शांत किया है। आज कांग्रेस की गोद में बैठे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन चुनावी माहौल है, गर्मी दिखानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। लेकिन दीपक जी, हाँ, अवैध माइनिंग और प्लाईवुड इंडस्ट्री की बात कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से लोग हैं, आरोप लगाना बड़ा आसान है कि अवैध माइनिंग है, लेकिन मैं नहीं मानता कि किसी हमारे भाई के पास अवैध माइनिंग से संबंधित कोई कागज है। एक मिनट, मैं रोक रहा हूं आपको। हरियाणा की विधानसभा के सत्र में सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि यमुना को इतना खोद दिया कि उसका बहाव ही दूसरी तरफ हो गया। ये मैं चंडीगढ़ में विधानसभा को कवर करता हूं, मैंने उस मामले को वहां कवर किया है। ये कोई आरोप यहां से नहीं, मैं जो सीएजी की रिपोर्ट में आरोप है उस पर जवाब चाहता हूं कि यमुना में अवैध माइनिंग का जो मामला है उसमें इतने घिरे हुए क्यों हैं? देखिए, अवैध माइनिंग का जो है काम लगातार जब वो चलता है, यमुना वैसे भी अपना स्थान बदलती है, लेकिन मैं आपको अवैध माइनिंग पे बता दूं कि निरंतर अवैध माइनिंग के ऊपर कार्रवाई होती है। जितने भी लोग अवैध तरीके से खनन का काम करते हैं, सरकार और प्रशासन उस पर लगातार काम करने का काम कर रहा है। जितने भी लोगों पे आप देखो, हमारे बहुत से ट्रांसपोर्टरों ने ये आवाज उठाई कि हमारे ट्रक खड़े कर दिए, अंदर पकड़ लिए। वो सब अवैध माइनिंग के अंदर प्रशासन ने जितनी कार्रवाई करी है उतनी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया है। दूसरी बात, ये लोग मुझे कह रहे हैं कि अवैध माइनिंग,
इनके पास तो कोई अगर है, मेरे पास ऐसा इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो लाए, मैं खुद चल के कार्रवाई कराने को तैयार हूं। यदि कोई अवैध माइनिंग का ऐसा इनके पास केस है संज्ञान में तो मुझे बताएं। लेकिन प्रशासन निरंतर अवैध माइनिंग और भ्रष्टाचार के ऊपर काम करने का काम कर रहा है। प्लाईवुड इंडस्ट्री की क्या स्थिति है? प्लाईवुड नहीं, खत्म कहने से खत्म नहीं होता। आज भी हरियाणा का जिला यमुनानगर प्लाईवुड इंडस्ट्री में नंबर 1 पे है। उसके बाद अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, जब किसी व्यापार में, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र भी हूं, मैंने एमबीए की है, लेकिन प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री के बहुत से ऑप्शन और भी खुले हैं। या हमारे उत्तराखंड में भी खुले हैं, कुछ आसाम के अंदर भी खुले हैं, कुछ गुजरात में भी खुले हैं। तो जब डिमांड कम होती है कहीं ना कहीं होती है। लेकिन आज इनके जमाने में पॉपुलर का क्या रेट हुआ करता था? 300 रुपए। हमारे किसान भाइयों को आज 1800 रुपए का पॉपुलर का रेट मिल रहा है। उससे रोजगार नहीं मिलता क्या? दूसरी बात, आप मुझे कह रहे हैं किसानों की बात, जितनी एक मिनट मैं आपको सारी बातों का आपको मैं जवाब दे रहा हूं। आपने तो फ्री बीज बेच के, आपने फ्री को बेच के दिल्ली को कंगाल बना दिया आपने। आज आपके पास केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उनको बताने के अलावा और विज्ञापन करने के अलावा आम आदमी पार्टी के पास कोई काम नहीं। कह रहे हैं कि गारंटी हमारी और कॉपी बीजेपी करती, इनका ये सवाल है। नहीं, इनकी गारंटी कुछ नहीं है। इन्होंने तो गारंटी देके दिल्ली का भट्टा बैठा दिया। मोदी जी ने जो काम किया है वो काम करके गारंटी दी है कि मैंने काम किया और ये मेरी गारंटी है। दिल्ली वालों की तो कोई गारंटी नहीं है। दिल्ली वालों की अगर इतनी गारंटी होती है, ये तो बहुत चाइना से भी बेकार माल हो गया है, इतना टिकाऊ। मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घोड़ा नहीं लूंगा। आज परमात्मा ने पवन जी, आज परमात्मा ने उस व्यक्ति को ऐसा बनाया कि ना उस शीश महल की जरूरत है और ना किसी की, सरकार के खर्चे पे जेल के अंदर पड़ा है। ठीक है ना? और कह रहे हैं कि शीश महल बनाया लेकिन आज जेल में। ये वो शख्स। आज एक और सवाल अपने भाई को मैं पूछ के जाऊंगा कि ये कांग्रेस की गोद में इतना फुदक कर बैठने को तैयार क्यों है? उसका जवाब देखिए, इन्होंने एक बात बोली कि मैं इनसे एक सवाल है मेरा कि आज ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, इनके जो गृह मंत्री है, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, वो बिहार में रैली में बोल के आए थे कि नीतीश जी का ना चेहरा देखेंगे ना कुछ देखेंगे। आज उनके समर्थन से सरकार बना के बैठे हैं, उनके भरोसे। ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने फिर दोबारा एक आरोप लगाया कि शीश महल वो केजरीवाल ने कोई प्राइवेट प्लाट पे अपना मकान नहीं बनाया। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री 4000 करोड़ का जहाज खरीदते हैं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। मित्तल साहब ये कह रहे हैं कि आप कह रहे थे हॉस्पिटल बेच दिया, रजिस्ट्री देंगे आप, ये कह रहे हैं दीपक जी। ऐसा जानकारी सूत्रों से मिल रहा है। आने वाले समय में हमारे हॉस्पिटल भी सारे प्राइवेट हो रहे हैं, निगम भी प्राइवेट हो रहे हैं। ये जानकार। अच्छा, इन्होंने मेरे को ये कहा 5 साल, एक सेकंड, इन्होंने मेरे को ये कहा कि 5 साल पहले हम कांग्रेस को गालियां निकाला करते थे। माननीय दीपक जी, मैंने एक दिन किसी को गाली नहीं निकाली और पिछले 10 सालों से मैं सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा हूं कि इन्होंने जो गलत किया है, यमुनानगर से पानी गंदा जाएगा तो दिल्ली गंदा ही जाएगा। यमुनानगर से पानी गंदा नहीं जाएगा, साफ जाएगा। वहां तो ये जुलूस निकालते हैं और शराब के ठेके कहते हैं खुल गए वहां गली गली, शराब के गले कहते हैं। इन्होंने सेक्टर 18 में शराब का ठेका खोल दिया, वहां के छोटे छोटे बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं। तो ये कहां है? ठीक है, अर्जुन सुडेल और डॉक्टर जनरल से बात करेंगे। सर, क्या मुद्दा जो ये बात भ्रष्टाचार की हो रही है, ये कह रहे कार्रवाई करते हैं भ्रष्टाचार पे? कार्रवाई करते हैं। जब कोई रोजगार मांगने जाता है उसको कहते हैं ट्राला पाले, माइनिंग कर ले। एक मिनट, ये जो कार्रवाई करते हैं, माइनिंग की बात कर रहे थे, हमने कार्रवाई करी। माइनिंग की बात कर रहे थे, माइनिंग में पता क्या करते हैं? इनसे रोजगार मांगने जाते हैं, कहते ट्राली पाले, रेते का काम कर ले, ट्राला पाले। ये काम हो रहा है यहाँ पे। और अब मैं एक मिनट सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा। शर्मा जी बीच में ना बोली। कार्रवाई माइनिंग आपके दिलबाग सिंह जी पे 9 करोड़ रुपए में 10 नहीं, सुनिए मैं बताओ। चुप तो हो जा, सुन तो ले। बीच में चर्चा को बीच में ना बोलिए ना। मैं बीच का जवाब दो। आवाज दिलबाग जी की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अपने मंत्री जी की पूछिए। ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं
कि आपकी पार्टी के नेता पर अवैध माइनिंग के आरोप हैं, ये कह रहे हैं। आप अवैध माइनिंग की बात करें, लेकिन वो कह रहे हैं इनेलो के नेता पर आरोप है। कोई भी आदमी है, चाहे वो हमारी पार्टी का, चाहे किसी भी पार्टी का है, कार्रवाई करे उसके खिलाफ अवैध माइनिंग के, कोई भी है चाहे। दूसरी बात, माइनिंग के बाद प्लाई बोर्ड खत्म है और ये लोग तो दिल्ली से का नीचे नहीं आ रहे हैं। कोई एक मिनट सुन ले भाई, दिल्ली से नीचे नहीं आ रहे। मैं आपके धरातल के मुद्दे बता देता हूं। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं। यहाँ पर एक सरस्वती नदी है, धार्मिक स्थल है, उसको सरस्वती को उजागर करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का गमन कर दिया। हजारों करोड़ रुपए खा गए, सरस्वती में एक बूंद पानी नहीं आया पिछले 10 साल में। उसकी एवज में दादूपुर नलवी नहर, जिसको किसानों से फायदा होना था, 3 जिलों को, अंबाड़ा, पंचकुला, अंबाड़ा, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, इनको फायदा होना था, उस दादूपुर नलवी नहर को बंद करके किसानों के साथ कुठाराघात करने का काम किया। इनको तो ये भी नहीं पता होगा दादूपुर नलवी है कहां। दूसरी बात, इन्होंने सवाल पूछे थे कि 5 काम गिनवा दो, मैंने 10 गिनवाए। इन्होंने 22 फसलों की एमएसपी की बात करी, 11 फसलों के नाम गिनवा दे। डॉक्टर साहब 4 जो सीटें हैं यमुनानगर जिले की, उसी की हम बात कर रहे हैं। यमुनानगर जिले की बात करें तो आपको क्या लगता है, सियासी तापमान क्या है? देखिए, जननायक जनता पार्टी और आज समाज पार्टी समझौते में इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें हमारी 3 टिकटें डिक्लेयर हो चुकी हैं और जिसका हम मजबूती से इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेंगे। और लोकसभा का रिजल्ट तो आपको मालूम ही है, क्योंकि लोकसभा का जो इलेक्शन था वो 1 वे इलेक्शन था, वो राष्ट्रीय मुद्दों पे इलेक्शन था। वो कोई यहाँ जो हमारी जो पार्टी है, ओरिजिनल पार्टी है, यहाँ रीजनल तौर पे कोई इलेक्शन नहीं था, इसलिए वो मुद्दे अलग थे, यहाँ के मुद्दे अलग हैं। और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी सबसे पढ़े लिखे, धैर्यवान और निष्ठावान, जिन्होंने ईमानदारी से अपना गठबंधन धर्म निभाने का काम किया, जिसमें बीजेपी ने 4.5 साल के बाद छुरा घोंपने का काम किया, हम उसका भी जवाब देने का। ठीक है, ये चर्चा है। इस चर्चा में मैं आप सबके पास आ रहा हूं, लेकिन समय की बाध्यता है। 30 सेकंड में मैं सभी से बात करूंगा। 30 छोटा जवाब, 30। मित्तल साहब, क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए? 30 सेकंड में जवाब से। कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, माननीय हमारे भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा है कि 2 लाख नौकरियां जो निगम की खाली पड़ी हैं वो भरी जाएंगी पूरी। और गाय माता के बारे में हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा गाय माता के लिए पूरा इसको बचाया जाएगा। यमुनानगर जिले में 4 सीटें सर, 2 कांग्रेस के पास है 2019 में, 2 बीजेपी पे है। इस बार 2024 को लेकर क्या दावा है? 2024 में 4 सीटें कांग्रेस के पास जाएंगी, कोई किसी के पास। आप क्या कहेंगे? 4 सीट एक भी नहीं अभी आपकी, पूरे हरियाणा में ही नहीं है। यमुनानगर को लेकर क्या दावा है आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी एक विचारधारा पे काम करती है, शिक्षित समाज और स्वस्थ समाज, उसके लिए कार्य करती है। आप उसका उदाहरण देख सकते हैं, पंजाब और दिल्ली उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। पूरे यमुनानगर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे हर मोहल्ले में, और शिक्षित यहाँ पे जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनको उनसे बेहतर सरकारी स्कूल बनाएंगे, और जो इनके भ्रष्टाचार हैं तरह तरह के, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको अंदर भेजने का काम करें। दीपक जी, जवाब छोटा। पिछली बार जब आप 75 पार के नारे के साथ थे, तब आप 2 सीट इस जिले में जीत पाए। इस बार विपरीत परिस्थितियां नजर आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, आपकी पार्टी में एक दिन में दर्जनों इस्तीफे हो रहे हैं, तो फिर यमुनानगर जिले को लेकर क्या दावा है बीजेपी का? सत्ता पक्ष को हूं तो 10 सेकंड ज्यादा ले सकता हूं, आपसे निवेदन है मेरा। पहले भाई की बात का एक जवाब दे दूं। पूरे यमुनानगर जिले में सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। अगर आप किसी बच्चे से भी पूछते हैं कि माइनिंग का पिछले 30-35 साल से इस जिले में कौन काम कर रहा है, वो कौन है, बच्चा भी नाम बता देगा आपको। दूसरी बात, ये 8,000 करोड़ के काम, 1,000 करोड़ की लागत से गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज, 1,200 करोड़ की लागत से कैलकलेस्टर 4 लेन, 650 करोड़ की लागत से पंचकुला यमुनानगर जिला में 5 नए मेडिकल कॉलेज, यमुनानगर जिले के अंदर 4 नई ITI, यमुनानगर जिले में 3 नए पावर हाउस। 4 सीट पर दावा क्या है? 4 सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार, और इन सबको चारों खाने चित करके 4-0 का स्कोर। अर्जुन सुडेल का क्या दावा है? इनेलो बसपा गठबंधन क्या कुछ कमाल कर पाएगा इस बार यमुनानगर जिले में? इनेलो बसपा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। मैं एक और बात बता दूं, गाय की बात मेरे भाई दोनों कर रहे थे। कोई से के घर गाय नहीं है, पूछ लो अगर हो तो, कोई से के घर गाय नहीं। सिर्फ सुनिए, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करके लोगों को बांटना चाहते हैं। मेरे घर बंद रही है 10 गाय, मेरे घर आज एक के घर नहीं गाय।
क्या दावा है, चूंकि लोकसभा का जो नतीजा है वो इंडियन नेशनल लोकदल हो या फिर जननायक जनता पार्टी हो, उनके वोट प्रतिशत को आपने देखा ही है। डॉक्टर साहब, इस बार इन चारों सीटों पर क्या दावा है आपका? देखिए, हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की चाबी के बिना किसी का ताला नहीं खुलेगा। जननायक जनता पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी होगी और जननायक जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेगी। जो भी कोई दूसरी पार्टी हमारे पीछे खड़ी होगी, हम सरकार बनाने का काम करेंगे। तो ये यमुनानगर जिले की वोट यात्रा जो है वो आप देख रहे थे। तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये यमुनानगर जिले की जो वोट यात्रा है, इसका सियासी तापमान क्या है यह आपने देख लिया। जो विपक्ष के जनप्रतिनिधि के तौर पर विपक्ष की तरफ से जो नुमाइंदे यहाँ पर अपनी पार्टी का पक्ष रखने पहुंचे, उनको आपने सुना। सरकार की तरफ से जो सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं, पार्टी के जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। और यमुनानगर की जनता जो है वो किन मुद्दों पर वोट करने का मन बना रही है, किन मुद्दों पर वो इस बार चुनाव में जा रही है, ये यमुनानगर की जनता ने अपने सवाल के जरिए बताया है। फिलहाल यमुनानगर जिले की वोट यात्रा में आप मुझे दीजिए इजाजत। जनता टीवी पर लगातार वोट यात्रा जो कार्यक्रम है वो जारी रहेगा और अब हम जल्द एक और नए अगले जिले में मिलेंगे और अगले जिले की वोट यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।